बातों में कोई बात नहीं पर मुद्दा बना दिया, खामोशी में भी शोर है, सबको सुना दिया। अभी नवीन चावला जो स्वयं को इंदिरा गांधी जी का तीसरा पुत्र बताते थे, ये जोक है 21वीं सदी का सबसे बड़ा। जिस कांग्रेस पार्टी ने लगातार आपातकाल तो कांग्रेस पार्टी, चुनाव आयोग का आनंद तो कांग्रेस, बिल्कुल अच्छी बात कही कि एपिक नंबर क्या होता है। आज टीएमसी के नेता चिल्ला रहे हैं एपिक नंबर, एपिक नंबर। देखिए मानक क्या होता है, मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूं। मैं बिहार में हूं, आप दिल्ली में हैं, मेरे गाड़ी का नंबर आपकी गाड़ी का नंबर एक नहीं हो सकता है क्या? इसका मतलब हम एक ही आउट हो भी जाए तो उसको दोबारा हम लोग बॉल करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी यहां दूर भाग की व्यवस्था चाहती है, खेल में उसकी क्षमताएं कम है, प्रतिभाएं कम है और अंपायर को दोष दे रही है। तुम्हारे 2023 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वोटर आईडी कार्ड और आधार को लिंक करना है, और ये फिगर बहुत अच्छे है कि संबंधित बहुत सारे काम बीजेपी के कोटे में है, बीजेपी करेगी, आप निश्चित रहिए। सीजीआई वहां पे रहना एक एडहॉक अरेंजमेंट था, जब तक सरकार उसकी पूरी व्यवस्था नहीं कर लेती है तब तक सीजीआई को रहना था। सीजीआई की व्यवस्था नहीं थी, ये सरकार के विवेक पे छोड़ा गया था और सरकार ने अपने विवेक का उपयोग करते हुए और विपक्षी पार्टी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट काफी मजेदार होने वाली है और डिबेट तो आप देखो तभी आपको पता लगे। तो शुरू करता हूं। आज की डिबेट में विपक्ष के राजनीतिक एजेंडे की पोल खुलती दिख रही है। आने वाले बिहार और बंगाल चुनाव को लेकर विपक्ष फिर से अपने पुराने एजेंडे पर वापस आ गया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन, वोटर लिस्ट, वोटर कार्ड, हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दे शामिल हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर यह बहस न्यूज 24 पर चल रही थी। मानव गुप्ता ने बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान से इन्हीं सब विषयों को लेकर सवाल पूछना शुरू किया। गुरु प्रकाश पासवान ने एक सवाल का जवाब देते हुए विपक्ष के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। टीएमसी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने बीजेपी पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने और एक ही एपिक नंबर से कई वोटर कार्ड बनाने का आरोप लगाया, लेकिन गुरु प्रकाश पासवान ने इन आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया और विपक्ष के एजेंडे की हवा निकालते हुए बताया कि एपिक नंबर से किसी भी तरीके की गड़बड़ नहीं हो सकती और जहां पर ऐसे संकेत मिले हैं, इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लेते हुए इसको 3 महीने के अंदर ठीक करने का भरोसा दिया है। ये साफ है कि विपक्ष के पास सरकार को घेरने का कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वो फिर से अपने पुराने एजेंडे पर वापस आ गया है, जिसको लेकर विपक्ष को हर बार मुंह की खानी पड़ती है। तो देखते हैं डिबेट में किस तरीके से गुरु प्रकाश पासवान ने विपक्ष के द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए उनको डिबेट में बेनकाब कर दिया और जिस तरीके का माहौल विपक्ष के प्रवक्ता बनाना चाहते थे उस पर भी उनको करारा जवाब दिया। तो शुरू करते हैं इस धमाकेदार डिबेट को। चालू करो बे। बहुत देर कर दी आते आते। इलेक्शन कमीशन को ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने में इतने साल कैसे लग गए? ये आरोप जो लग रहे हैं ये तो बार बार लग रहे हैं, इतनी देर क्यों कर दी मीटिंग में? नहीं देखिए मानक जी, मैं सुन रहा था अभी कांग्रेस के साथी और टीएमसी के साथी को। मैं एक शेर बोलना चाहता हूं, बातों में कोई बात नहीं पर मुद्दा बना दिया, खामोशी में भी शोर है, सबको सुना दिया। अभी बात हो रही थी और कांग्रेस के लोगों के मुंह से बात कतई अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का मर्दन करने को हम तैयार हैं। मानक जी आप वरिष्ठ हैं, आपको याद होगा टीएन सेशन, बिहार, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, लालू जी की पार्टी बूथ कैप्चरिंग करते रहे तो टीएन सेशन जी को हटाने के लिए 2 नए चुनाव आयुक्त आ गए। नंबर 2, 2009 के आम चुनाव आपको याद होंगे, नवीन चावला जो स्वयं को इंदिरा गांधी जी का तीसरा पुत्र बताते थे, उनको शाह कमीशन के रिकमेंडेशन के बावजूद शाह कमीशन ने कहा था कि नवीन चावला इज अनफिट फॉर एनी पब्लिक ऑफिस। उनको 2009 के सामान्य चुनाव के ठीक पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। पहली बार मानक जी आपने भी देखा है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में हस्तक्षेप पार्लियामेंट का होगा और उसमें नेता विपक्ष भी होते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग अगर यह बात कहते हैं कि चुनाव आयोग या लोकतांत्रिक अधिकारों का मर्दन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इससे ज्यादा बड़ा हास्यास्पद और कुछ नहीं हो सकता है। यह जोक है 21वीं सदी का सबसे बड़ा। जिस कांग्रेस पार्टी ने लगातार आपातकाल तो कांग्रेस पार्टी, चुनाव आयोग का आनंद तो कांग्रेस पार्टी, आज कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग को लेकर के इतनी चिंतित, इतनी संवेदनशील दिखती है, बहुत अच्छी बात है। मानक देखिए आराम से तथ्यों के आधार पर आपने बिल्कुल अच्छी बात कही कि एपिक नंबर क्या होता है। आज टीएमसी के नेता चिल्ला रहे हैं एपिक नंबर, एपिक नंबर। देखिए मानक हमें समझने की आवश्यकता है, 1993 से एपिक नंबर स्टेट गवर्नमेंट इशू करता था। आप कहिए मैं गलत बोल रहा हूं तो, लेकिन 2017 के बाद यह तय हुआ कि एक यूनियन गवर्नमेंट की व्यवस्था होगी, वहां से एपिक नंबर आएगा। एपिक नंबर क्या होता है मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूं। मैं बिहार में हूं, आप दिल्ली में हैं, मेरे गाड़ी का नंबर और आपके गाड़ी का नंबर एक नहीं हो सकता है क्या? इसका मतलब हम एक ही हैं क्या? अरे एपिक नंबर को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता था और कभी कभी सेम रहता था। हालांकि चुनाव आयोग का मैं स्वागत करता हूं, चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जो इस साल अक्टूबर में होने हैं मानक, चुनाव आयोग ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा है कि एपिक नंबर से जुड़ी हुई जितनी जटिलताएं हैं, एपिक नंबर से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं, उनको ठीक करने का काम किया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात मानक जिसका आपने संकेत और इशारा किया था कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में वोटरों की संख्या कैसे बढ़ जाती है, बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से 2004 में भी महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अंतर बहुत कम होता है। 2004 में विधानसभा लोकसभा चुनाव में 30 लाख का अंतर था, कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति नहीं हुई। 2009 में फिर 30 लाख का अंतर था, कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति नहीं हुई। 2014 में 27 लाख का अंतर था, कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति नहीं हुई। 2024 में 39 लाख का अंतर आया तो कांग्रेस पार्टी को आपत्ति होती है। देखिए तथ्यों के आधार पर
मानक चुनाव आयोग एक अति संवेदनशील, अति संवैधानिक विषय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और उस पर भी ध्यान भटका करके, बरगला करके, भरमा करके कांग्रेस पार्टी जो खेल में ठीक नहीं कर पा रही है, वो अंपायर को दोष देती है। हमारे यहां पटना में कहावत है कि जब कोई हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो कुछ लोगों के लिए दूध भात की व्यवस्था की जाती है। दूध भात मतलब होता है कि मान लो आउट हो भी जाए तो उसको दोबारा हम लोग बॉल करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी यहां दूध भात की व्यवस्था चाहती है, खेल में उसकी क्षमताएं कम है, प्रतिभाएं कम है, और अंपायर को दोष दे रही है। तो मानक मुझे लगता है कि इस प्रकार से 323, 324, 325, आर्टिकल 323 से लेकर के आर्टिकल 325 तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इलेक्शन कमीशन के रोल को डिफाइन किया गया है। एक तरफ तो संविधान संविधान संविधान, और वहीं दूसरी तरफ संवैधानिक संस्थाओं पे इस प्रकार से दो सवाल मेरे, उनकी स्वायत्ता, दो सवाल करना, जिसमें से पहला मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला रिपीट कर रहा हूं। मैंने पूछा इतने महीने कैसे लग गए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने में इलेक्शन कमीशन को, जब लगातार विपक्ष कह रहा था मिलने का टाइम दे दीजिए। अब जाके 2025 के मार्च महीने में कह रहे हैं कि आइए मिलिए हमसे। नहीं, देखिए मानक जी, इलेक्शन कमीशन का तो मैं प्रवक्ता हूं नहीं, पहली बात, और दूसरी बात मानक जी, इलेक्शन कमीशन का रिस्पांस तुरंत आया है, और आपने भी इस इलेक्शन कमीशन के रिस्पांस को कोट किया है। जैसी टीएमसी ने संदेह खड़ा किया, इलेक्शन कमीशन का रिस्पांस था, जो मैं पढ़ के आपके दर्शकों को सुनाना चाहता हूं। ईसीआई ने कहा, इररेस्पेक्टिव ऑफ एपिक नंबर, अ पर्सन कैन कास्ट अ वोट ओनली एट डेजिग्नेटेड पोल स्टेशन। ये इलेक्शन कमीशन का रिप्लाई था। इलेक्शन कमीशन लगातार, मानक जी आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन लगातार रेलिवेंट स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करता रहता है। इस बार भी आपने बताया कि 30 अप्रैल 2025 का डेडलाइन है। 30 अप्रैल 2025 के पहले जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के मन में चिंताएं हैं, संदेह हैं, उस पर आगे चर्चा करें। इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करना ठीक नहीं है मानक। आपने मुझसे पूछा तो मैं बताता हूं। इलेक्शन कमीशन से विपक्षी दल बार बार मिलने का टाइम मांग रहे थे, इलेक्शन कमीशन टाइम नहीं दे रहा था। बहुत सारे सवाल, बहुत सारी शिकायतें इलेक्शन कमीशन को दी गई, लेकिन पब्लिक डोमेन में इलेक्शन कमीशन के जवाब बहुत ढीले आते हैं भाई साहब, बहुत देरी से आते हैं। मान लीजिए इसको, मैं ये नहीं कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन बेईमानी करता है, नहीं करता है, देता है जवाब, लेकिन बहुत देर से देता है, बहुत ढीला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब इलेक्शन अनाउंस करने की होती है तब सवालों के जवाब दिए जाते हैं। अब बिहार का जब इलेक्शन होगा उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तब जवाब दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चाहिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए ही सही, सारे सवालों के जवाब, शिकायतों पर स्पष्टीकरण, डेटा, सब कुछ देना चाहिए। पारदर्शिता की कमी है गुरु प्रकाश, मान लीजिए। अब यह मत कहिएगा मैं प्रवक्ता नहीं हूं इसी का। नहीं, बिल्कुल देखिए, नहीं देखिए मानक जी देखिए, बहुत सारे काम जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में लिखे हुए हैं। मैं तो स्वागत करता हूं इस बात का। मानक जी, चुनाव में सुधार होने हैं। मैंने अपने प्रारंभिक प्रबोधन में कहा, आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में पार्लियामेंट का रोल पहली बार हुआ है कि नहीं हुआ है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अरे भाई, उस रोल का कोई मतलब नहीं है गुरु प्रकाश, फॉर्मेलिटी है, आपको भी पता है। सरकार के 2 प्रतिनिधि, एक विपक्ष का प्रतिनिधि, चलेगी सरकार की। नेता विपक्ष करेगा क्या? वोट देगा भी तो भी उसका वोट नहीं माना जाएगा। मानक जी, 2:1 हमेशा सरकार जीतेगी। मानक जी, बहुत लंबा सवाल आप। अरे मानक जी, आज से पहले मानक जी, पहले विपक्षी नेता की भूमिका थी क्या? आज से पहले सरकार की भूमिका थी क्या? आज के पहले अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने तय कर दिया, एसीसी ने तय कर दिया कि नवीन चावला चुनाव आयुक्त होंगे, भले ही शाह कमीशन बोल दे कि आप अनफिट हैं। कोई रोक सकता था क्या उसको? आज कम से कम राहुल गांधी जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, उनके पास अधिकार है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में वो जाकर के बात करें। पहली बात। दूसरी बात, मानक जी, आप चुनाव आयोग की सक्रियता पे बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, और आप अवगत होंगे इस बात से, वोटर आईडी कार्ड और आधार लिंक हो, चुनावों में टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, ये कब से हो रहा है? 2021 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतदाता सूची मैनुअल 2023 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वोटर आईडी कार्ड और आधार को लिंक करना है। और ये फिगर बहुत अच्छे हैं कि लगभग 94 करोड़ वोटरों में 60% ऐसे वोटर हैं जिनका वोटर आईडी कार्ड और आधार लिंक कर लिया गया है। मुद्दा क्या है? समस्या क्या है? समस्या है डुप्लीकेशन ऑफ वोट्स का डुप्लीकेशन ना हो। इस डुप्लीकेशन ऑफ वोट से लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का हो, मतदाता सूची का हो, पॉलिटिकल पार्टी से बात करने का हो। बीजेपी की सरकार अपने तरफ से पूरी प्रयास कर रही है कि कम से कम डुप्लीकेशन की समस्या से लड़ा जाए, लेकिन अनावश्यक इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाना, इसको पॉलिटिसाइज करना। यह भी कहा गया, अरे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटरों की संख्या कैसे बढ़ गई? पहले भी बढ़ी है महाराज, एपिक में कैसे हो गया? 1993 से चल रहा है ये। मैं कह रहा हूं, चुनाव आयोग, चुनाव सुधारों से संबंधित बहुत सारे काम बीजेपी के कोटे में है, बीजेपी के हिस्से में, वो बीजेपी करेगी, आप निश्चिंत रहिए। ओके गुरु प्रकाश, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया था कि इलेक्शन कमीशन चुनने वाली कमेटी में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस को होना चाहिए, उससे पहले की सरकारें हमेशा अपने चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त चुनती आई हैं, बिना किसी रोक टोक के चुनती आई हैं, कोई उसमें शक नहीं है, वो तो फैक्ट है, तथ्य है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपने पलटा ना, सीजीआई को आपने उस कमेटी से हटाया ना,
बेसिकली उसे इनइफेक्टिव आपने कर दिया ना, क्योंकि एक प्रधानमंत्री, एक आपके मंत्री और एक नेता विपक्ष, भाई सरकार ही चुनेगी। विपक्षी नेता अपना वोट देगा भी तो उसका कोई मतलब नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, मतलब मेरे कहने का ये सिर्फ सांकेतिक उनकी उपस्थिति है उस कमेटी में। मानक जी देखिए, मैंने बहुत ही गंभीरता से आपके सवाल को सुना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में यह कहा गया था, और यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, कि सीजीआई वहां पे रहना एक एडहॉक अरेंजमेंट था। जब तक सरकार उसकी पूरी व्यवस्था नहीं कर लेती है तब तक सीजीआई को रहना था। सीजीआई का उस कमिटी में रहना कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं थी, यह सरकार के विवेक पे छोड़ा गया था, और सरकार ने अपने विवेक का उपयोग करते हुए प्रतिनिधि और विपक्षी पार्टी के एक प्रतिनिधि को उसमें आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।